तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। देखो, अब ये डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन मतलब कि क्या, कि आपको जो दिया गया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं एग्जाम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल और इज डिफरेंशिएबल। ओके, देखो अब क्या करते हैं, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर z स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू z, तो क्या आ जाएगा 2z। ओके, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2z। हमने क्या परफॉर्म किया, डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन। देखो, डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने से z स्क्वायर को हम डिफरेंशिएशन करके 2z लिख सकते। अब हमें क्या करना है कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वैसा देखना है। अब पहले देखते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उससे पहले हमें क्या करना है, रियल फंक्शन से देख लेते हैं। रियल फंक्शन है उसमें डिफरेंशिएबिलिटी कैसे देखते हैं। देखो, कोई फंक्शन है f ऑफ x। ओके, अब f ऑफ x को हम डिफरेंशिएबल है वैसे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। देखो यहां पे ये h है वो क्या है, चेंज, जो स्मॉल चेंज हो रहा है, चेंज इन x। ओके, यहां पे h है वो चेंज इन x है। देखो, इसी तरीके से हम रियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो लिख सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कैसे लिखेंगे हम, अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी लिख देते हैं कि ये डिफरेंशिएशन है f प्राइम। ओके, f प्राइम ऑफ z मतलब कि जो आपका z में जो स्मॉल चेंज हो रहा है। ओके, मतलब कि डेल्टा z, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 एंड फंक्शन z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z। ओके, सो डेल्टा z क्या है, जो चेंज हो रहा है वो है। देखो, अब डिफरेंशिएशन है उसको हम कैसे सोच सकते हैं, अगर ऐसा लिखा है dy बाई dx, मतलब कि x की कंपेयर में y में जो चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये तो हो गया कि डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, लेकिन अब इसको हम कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन है उसमें भी देख लेंगे। देखो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसमें ये डिफरेंशिएशन में पहले ही यहाँ पे लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 आ गया, मतलब कि डिफरेंशिएशन करवाने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले कि ये लिमिट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एक पॉइंट करके लिख दो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन will be differentiable
differentiable only when the limiting value exists. Only when limit exists means limiting value should path independent, should पाथ से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट along which डेल्टा z टेंस टू 0, लिमिटिंग वैल्यू है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन कौन सा पाथ, कि जहां पे डेल्टा z है वो 0 हो रहा है। ओके, इसको अब हम समझ भी लेते हैं। पहले ये अपनी बुक में है वो लिख लो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल ओनली इफ द लिमिट एग्जिस्ट, मींस limiting value should path independent along which delta z tends to 0। क्लियर? अब देखो, इसको हम कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन है उसमें देख लेते हैं। चलो यहां पे ही देख लेते हैं कि आपको दिया गया है एक कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन। ओके, मतलब कि x यहां पे है y। अब देखो यहां पे एक पॉइंट C, यहां पे एक पॉइंट A ले लेते हैं। चलो यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं B। ओके, यहां पे ले लेते हैं कुछ C और यहां पे ले लेते हैं कुछ D। देखो अब A पॉइंट पे हम आ रहे हैं B से लेके A पॉइंट पे। ओके, B से लेके A पॉइंट पे आना है हमें। दूसरा है C से लेके A पॉइंट तक आना है और B से लेके A पॉइंट तक आना है। क्लियर? अब देखो यहां पे क्या है, जो चेंज इन y है वो 0 है। क्यों? क्योंकि ये x है उसके पैरेलल लाइन है, मतलब कि y है उसमें सेम रहेगा यहां पे। सो B से A हम जा रहे हैं तो डेल्टा y क्या होगा, डेल्टा y होगा 0 एंड डेल्टा x है वो नॉन जीरो। क्लियर? ओके, देखो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और इससे आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि फंक्शन है उसको कैसे डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो चेक करना है। ओके, देखो आपको पहले लेना है कि फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। लिमिट है वो पाथ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। देखो अब ये आपने लिख लिया और इसको हम हटा देते हैं और लिखते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, सो डेल्टा z को हम लिख सकते हैं डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। देखो अब 3 कंडीशंस हम लेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है? पाथ BA। ओके, पाथ BA। देखो पाथ BA ले लेते हैं हम, तो पाथ BA है वहां पे हम देखेंगे कि B से लेके A तक आ रहे हैं तो डेल्टा y है वो 0 है और डेल्टा x है वो नॉन जीरो है। डेल्टा x है वो क्या है? नॉन जीरो। सो यहां पे डेल्टा z मतलब कि यहां पे डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y है, उसमें यहां पे आप कंडीशन पुट कर दो कि डेल्टा x क्या है? नॉन जीरो और डेल्टा y है
वो है 0। तो यहाँ पे डेल्टा वाई 0 लिख देते हैं, तो डेल्टा जेड मतलब कि डेल्टा एक्स हो गया। मतलब कि यहाँ पे बी से लेके ए तक आने में डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है। वैसे ही पाथ डी से लेके ए तक, यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिख देते हैं, पाथ डी ए। ओके, जब हम डी से ए तक आ रहे हैं तब क्या होगा कि यहाँ पे डेल्टा वाई है वो हमें कुछ नॉन जीरो मिल रहा है, डेल्टा एक्स है वो 0 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो लाइन है डी ए वो पैरेलल है किसके? वाई एक्सिस के। सो वाई में चेंज हो रहा है, एक्स में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। और थर्ड कंडीशन यहाँ पे ले लेते हैं, पाथ सी ए। देखो यहाँ पे डेल्टा वाई भी कुछ नॉन जीरो मिल रहा है, डेल्टा एक्स भी मिल रहा है नॉन जीरो। ओके, मतलब कि यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। क्लियर? ओके, इतना आप बुक में लिख लो। और यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो आपको जो यहाँ पे बताया गया है, मैंने यहाँ पे लिखा था फॉर्मूला, उससे आप कर सकते हैं। ओके, क्लियर? देखो अब ये 3 केसेस है वो हम फिर से डिस्कस करेंगे, ये जो एग्जांपल है उसको सोल्व करने के बाद। ओके, देखो एग्जांपल यहाँ पे फंक्शन आपको दिया गया है z⁴। ओके, z⁴ आपको दिया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले वो जो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला था वो ही आपको लगाना है। तो आप वो फॉर्मूला है वो लगा देते हैं। देखो f प्राइम z मतलब कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन है। देखो अब लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या था, फंक्शन ऑफ z प्लस डेल्टा z। सो यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z। ये था हमारा फॉर्मूला। और इसको यहाँ पे फंक्शन को फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं। देखो फंक्शन ऑफ z प्लस डेल्टा z। सो जहां जहां z है वहां डेल्टा z प्लस z आपको पुट करना है। मतलब कि z⁴ की जगह पे हम लिख देते हैं z प्लस डेल्टा z⁴ माइनस फंक्शन क्या था आपका, z⁴ अपॉन डेल्टा z। देखो अब इसको सोल्व करेंगे हम, उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे। लेकिन सोल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, a प्लस बी का एक्सपांशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, a प्लस बी का एक्सपांशन। अब देखो z प्लस डेल्टा z मतलब कि a प्लस बी का एक्सपांशन है वो यहाँ पे मैं एक बार बता दे रहा हूं, a+b⁴। इसको हम लिख सकते हैं a⁴ प्लस 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b⁴। ये हो गया हमारा a प्लस b⁴ का एक्सपांशन। ओके, वही एक्सपांशन है वो यहाँ पे आपको लिखना है, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। और ये जो एक्सपांशन है वो यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, सो z⁴ प्लस 4a³ मतलब कि z³ डेल्टा z प्लस 6z² डेल्टा z का स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है 4z
डेल्टा जेड का क्यूब, और लास्ट में क्या था, बी रेस टू 4, मतलब कि डेल्टा जेड रेस टू 4। ओके, ब्रैकेट ओवर कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो डेल्टा जेड रेस टू 4 आपको मिल गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे टर्म्स बची है माइनस जेड रेस टू 4 और डेल्टा जेड डिनोमिनेटर में। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो यहाँ पे z रेस टू 4 माइनस z रेस टू 4 है, वो कैंसल आउट हो जा रहे हैं। ओके, अब बच गया ये जो पूरा टर्म है वो। सो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 4z क्यूब डेल्टा z प्लस 6z स्क्वायर डेल्टा z स्क्वायर प्लस 4z डेल्टा z क्यूब प्लस डेल्टा z रेस टू 4 और अपॉन क्या लिखना है, डेल्टा z। ओके, अब न्यूमरेटर में से डेल्टा z है वो कॉमन एक बार निकल रहा है, मतलब कि डेल्टा z रेस टू 1 है वो कॉमन आ जा रहा है। सो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 और डेल्टा z है वो आप कॉमन ले लो, डेल्टा z, और यहाँ पे आ गया 4z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर डेल्टा z प्लस 4z डेल्टा z स्क्वायर प्लस डेल्टा z रेस टू 3 और डिनोमिनेटर में आ रहा है डेल्टा z। सो यहाँ से डेल्टा z और डेल्टा z है वो कैंसल आउट हो गया, और अब टर्म्स बची है 4z क्यूब 6z स्क्वायर डेल्टा z 4z डेल्टा z स्क्वायर डेल्टा z रेस टू 3। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन हो गया है हमारा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट है वो लगा देना है, मतलब कि डेल्टा z टेंड्स टू 0। सो सभी जगह जहां जहां डेल्टा z है वहां पे आपको 0 पुट कर देना है। सो यहाँ पे डेल्टा z नहीं है, यहाँ पे डेल्टा z है, मतलब कि ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम देखें तो ये जो लास्ट 3 टर्म्स है वो 0 हो जा रहे हैं, मतलब कि ये जो पूरे टर्म्स है वो रिड्यूस हो जा रहे हैं 0 में जब हम लिमिट पुट कर रहे हैं। ओके, आपको एक और स्टेप लिखना है और यहाँ पे 0 कर देना है। ओके, इसके बाद में भी यहाँ पे लिमिट है वो हमने लगा दी, ये सब हो गया 0। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 4z क्यूब। सो 4z क्यूब है वो हमारा आंसर आ गया। फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमें क्या मिल रहा है, 4z क्यूब। देखो तो वही हुआ कि z रेस टू 4 का डेरिवेशन क्या हो रहा है, 4z क्यूब। मतलब कि हम जब ऐसे बात करते हैं कि z रेस टू n का जो ये फंक्शन आपको दिया गया है और इसका डेरिवेशन जब हम लेते हैं तो n z रेस टू n माइनस 1 है वो आता है। ओके, मतलब कि अगर z स्क्वायर है या z क्यूब है, ओके, z क्यूब है तो 3z स्क्वायर आ जाता है। देखो अब आपको एक छोटा सा मैं वर्क दे रहा हूं कि आपको अभी सिर्फ z क्यूब का ये प्रोसीजर करना है, ये पूरा का पूरा, और आपकी बुक में है वो लिखना है। वैसे ही फंक्शन ऑफ z स्क्वायर दिया गया है तो वो आपको डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो देखना है। देखो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने जो z स्क्वायर और z क्यूब की जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वो आपने याद नहीं रखी है तो वो आप याद रखो। ओके, इसकी प्रैक्टिस के लिए ही ये 2 चीजें है वो आपको होमवर्क में करनी है। ओके, ये होमवर्क में आपको करनी है। देखो अब
देखते हैं, कोई एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आप इजीली एग्जाम में बता सकते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ओके, आप चेक कर, इतना कैलकुलेशन करेंगे और सब आप कैलकुलेशन करने के बाद कहीं पे भी मिस्टेक कर दिया आपने, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ भी चलेंगे। ओके, ये यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। देखो, अब हमें क्या करना है कि एक स्टेटमेंट लिखना है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन will be differentiable in nature, only if it contains positive integer power of z। ओके, देखो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल इन नेचर ओनली इफ इट कंटेन्स पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ z। देखो, ये स्टेटमेंट है वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा कि आप इजीली कैसे कैलकुलेट करें। ओके, अगर आपने एक दो एग्जाम्पल देख लिए हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत मतलब कि 3-4 एग्जाम्पल डिफरेंशिएबिलिटी के भी करवाऊंगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, वो भी शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। और एक दूसरा स्टेटमेंट लिखो, इसका ये दूसरा स्टेटमेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ही दे रहा हूं। देखो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन will not be differentiable, complex function will not be differentiable only not be differentiable in nature if it contains z स्टार। ओके, अगर फंक्शन में z स्टार आ रहा है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहां पे आ रहा है, तो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन का नेचर है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ गए आप? क्या करना है, फंक्शन है अगर उसमें पॉजिटिव इंटीजर पावर, देखो पॉजिटिव इंटीजर पावर है, ओके, मतलब कि हाफ इंटीजर नहीं लेना है। ओके, पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ z, मतलब कि z रेज़ टू 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए। तो अगर फंक्शन है उसमें z स्टार कंटेंट है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है नेचर उसका। तो ये स्टेटमेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन अभी यहाँ पे देख लेंगे हम कि आपको ये फॉर्मूला से ही उसका आंसर है वो मिल जाएगा कि ये दोनों स्टेटमेंट है वो आपको बुक में लिख लेना है। क्लियर? देखो, आपको अपनी बुक बनानी है, हर बार वीडियो पॉज करके आपको जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखाए जा रहे हैं वो आपको लिखने हैं और बार बार उसको पढ़ते रहना है। अभी आपको दिन में एक वीडियो ही आपको मिल रही है, बाद में 2 3 4 वीडियो तक हम आपको एक्सटेंड कर देंगे और आपसे हार्डवर्क करवाएंगे। देखो, अगर f ऑफ z है वो z स्टार ले लेते हैं हम। अगर z स्टार ले लिया f ऑफ z, मतलब कि यहाँ पे z स्टार है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे देख लो, z को लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y और z स्टार को लिख सकते हैं क्या, x माइनस आयोटा y। क्लियर? अब ये z स्टार है वो आपको फंक्शन में दिया गया है, हम डायरेक्टली z स्टार को लेके ही
सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें जनरलाइज एक केस पता चल सके कि z स्टार अगर पॉजिटिव इंटीजर में है या z स्टार कंटेंट है फंक्शन में कहीं पे भी, तो फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। हमें तो पता ही है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि हमने जो अगला सेंटेंस लिखवाया था आपको, वो देख के आपको पता चल गया है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। चलो अब करना है हमें क्या प्रोसीड, जो डिफरेंशिएबल का आइडियल फॉर्मूला है वो लिख देते हैं। लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, ओके फंक्शन यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं। ओके z मतलब कि z स्टार प्लस, सॉरी यहाँ पे आपको क्या करना है, z प्लस डेल्टा z का स्टार करना है। ओके माइनस फंक्शन क्या है, z स्टार अपॉन जो डेल्टा z है वो लिखना है। अब ये जो स्टार है वो दोनों पे इंप्लाई कर देते हैं। लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, z स्टार प्लस डेल्टा z का स्टार माइनस z स्टार अपॉन डेल्टा z। सो यहां से ये कैंसल आउट हो गए। सो बचा क्या, डेल्टा z स्टार अपॉन डेल्टा z। सो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 और डेल्टा z स्टार अपॉन डेल्टा z, ये जो हमारा आंसर है वो अभी आने ही वाला है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। देखो अब यहां पे हमें क्या करना है कि देखो ये मैंने पहले लिखवाया था कि b से a तक चलते हैं, c से a तक चलते हैं और d से a तक चलते हैं। तो अभी आपको पता है कि डेल्टा z को मैं डेल्टा z को क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा x प्लस डेल्टा y, और डेल्टा z स्टार को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा z स्टार को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा z स्टार है उसको लिख सकते हैं हम डेल्टा x माइनस आयोटा डेल्टा y। ओके अब यहां पे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा y टेंड्स टू 0 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि डेल्टा z है उसको हम डेल्टा x डेल्टा y के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेल्टा z स्टार मतलब कि डेल्टा x माइनस आयोटा डेल्टा y अपॉन डेल्टा z मतलब कि डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। अब हमारे पास है ये जो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा y टेंड्स टू 0, और ये पूरा का पूरा है x एंड y के फॉर्म में। तो चलिए यहाँ पे इसको इतना रखते हैं और यहाँ पे देखो कि b से a तक आप आ रहे हैं, पाथ BA। ओके पाथ BA में क्या हो रहा है, डेल्टा y है वो हो रहा है 0 एंड डेल्टा x है वो नॉन जीरो है। ओके नॉन जीरो हो गया। तो अगर पाथ B से A तक हम चले तो डेल्टा x है वो आपको नॉन जीरो है और डेल्टा y है वो 0 है। तो पाथ BA के लिए ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, देखो ये जो वैल्यू है पाथ BA के लिए क्या हो रही है, यहाँ पे डेल्टा x है वो नॉन जीरो फॉर्म दे रहा है और यहाँ पे डेल्टा y 0 दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे 0 पुट कर दो, यहाँ पे भी 0 पुट कर दो, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा x आ जा रहा है। तो मतलब कि उसकी फंक्शन की वैल्यू आ रही है f प्राइम ऑफ z, मतलब कि वैल्यू आ रही है 1। ओके और सेम सिचुएशन पाथ D से A तक कर दो, D A पाथ। अब पाथ DA पे क्या हो रहा है,
डेल्टा वाई है वो नॉन जीरो है और डेल्टा एक्स है वो जीरो है। आप अपनी बुक में देख लो और वीडियो रिवाइंड करके देख लो। देखो डेल्टा वाई है वो नॉन जीरो है। सो यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे अगर हम जीरो पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है कि लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एंड डेल्टा वाई है वो क्या है नॉन जीरो। ये आपको सिर्फ याद रखना है, समझ गए। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा एक्स है वो हमने पुट कर दिया जीरो, तो माइनस आयोटा डेल्टा वाई अपॉन आयोटा डेल्टा वाई। सो ये कैंसल आउट हो गए और आपका जो फाइनल आंसर है वो -1 आ गया। ओके, एफ प्राइम ऑफ जेड आपका आ रहा है -1 और ये आ रहा है 1। सो मतलब कि एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं हम, तो दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। मतलब कि अगर हम जेड स्टार ले रहे हैं तो हमारी वैल्यू पाथ पे डिपेंड कर रही है, लिमिटिंग वैल्यू है वो पाथ डिपेंडेंट है। और मैंने आपको बताया है कि अगर लिमिटिंग वैल्यू है वो पाथ डिपेंडेंट है तो आपको पता ही है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, अगर लिमिटिंग वैल्यू है वो पाथ डिपेंडेंट आ रही है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन का नेचर, समझ गए। अब एक और यहां पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये पहले सब लिख लो और एक सेंटेंस यहां पे लिख देते हैं हम कि जेड स्टार है वो आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो मैंने लिखवाए थे कि इतने इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो आप देख लेना। ओके, जिसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का भी समावेश किया गया था। देखो अब एक और स्टेटमेंट लिख लो और मैंने एक ये बताया था कि अगर रियल पार्ट ऑफ जेड है, मतलब कि जेड स्क्वायर है या कुछ भी है, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट। देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखा है, यहां पे आप कोई भी फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट लिख सकते। और क्या है, मोड जेड और आपको ये क्या लिख सकते हैं, ये जेड इंटू जेड स्टार। देखो यहां पे तो आपको पता ही चल रहा है कि ये जेड स्टार आ रहा है। ओके, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, लेकिन ये दोनों के रिलेशंस है वो आपको पता ही है कि 1/2 जेड प्लस जेड स्टार, और इमेजिनरी पार्ट को लिख सकते हैं 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड स्टार। समझ गए कि इसमें कंटेन हो रहा है जेड स्टार। ओके, अब देखो ये जो है वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, ये आप अपनी बुक में लिख दो, ये है वो डिफरेंशिएबल नहीं है कहीं पे भी। ओके, और ये एनालिटिक भी नहीं है। ओके, जब एनालिटिक फंक्शन की बात आ रही है बाद में तो मैं तब भी बताऊंगा कि ये एनालिटिक भी नहीं है। ओके, क्योंकि एनालिटिक होने के लिए फंक्शन की लिमिट, फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफाइंड भी होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएबल भी पॉसिबल होना चाहिए। ओके, सो ये आपका जो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो चलिए थोड़े क्वेश्चंस है वो लिख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं, और आपको अपने शॉर्ट ट्रिक से ही बताना है कि कैसे क्वेश्चंस है वो आपको आ रहे हैं। सो देखो
अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है कि जिसमें z, देखो जिसमें आ रहा है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई रेस टू 17 और यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई रेस टू 7। देखो आपको पता है कि ये क्या आप लिखा है, ओके ये मैंने लिखा है कि इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूं z रेस टू 7। सो मतलब कि यहाँ पे ओनली पॉजिटिव इंटीजर पावर ही है। क्या है? पॉजिटिव। देखो सेम एग्जांपल में एनालिटिक जब फंक्शन की बात करेंगे, एनालिटिक फंक्शन की बात करेंगे, तभी सेम एग्जांपल ही देने वाला हूं कि ये जो एग्जांपल है वो क्या है, 17 है और यहाँ पे 7 है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर पावर है किसका, z का। देखो z स्क्वायर है वो भी z का ही पावर है, z रेस टू 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक आप ले सकते हैं। देखो तो ये फंक्शन है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है। ओके सो डिफरेंशिएबल इन नेचर। कितना इजी था, सिर्फ आपको देखना था कि ये z स्क्वायर है और ये है z। ओके सो फंक्शन हो गया डिफरेंशिएबल। अब दूसरा क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि आपको फंक्शन दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई रेस टू, यहां पे कुछ नहीं है पावर में, मतलब कि 1 पावर और यहां पे 4। देखो इसको मैं लिख सकता हूं z स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिखूं, ये x प्लस आयोटा वाई नहीं है, x माइनस आयोटा वाई है, मतलब कि ये है वो क्या है, z स्टार रेस टू 4 यहां पे लिख देते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि अगर z स्टार कंटेन हो रहा है तो यहां पे आप डायरेक्टली लिख दो कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, आपको कुछ सोचना नहीं है और कुछ भी प्रोसीड भी नहीं करना है, डायरेक्टली लिख देना है कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल इन नेचर। ओके समझ गए आप कि आपको करना क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। ओके और एनालिटिक फंक्शन की कंडीशंस है वो आप यहाँ पे देख लो। सो आप लिखो कि फंक्शन और एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z will be analytic in region R। आपको जो गिवन रीजन है R उसमें एनालिटिक होगा कब, फंक्शन विल बी एनालिटिक इन द रीजन R only if function will differentiable at differentiable in nature at all the points in that region, तो फंक्शन है वो एनालिटिक होने के लिए मैंने बोला था कि डिफरेंशिएबल होना जरूरी होगा। तो
फंक्शन है वो आपको आर रीजन में एनालिटिक है कि नहीं वो देखना है, तो फंक्शन है वो वही रीजन में सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट लिखो कि फंक्शन एफ ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो एफ ऑफ जेड विल नॉट, देखो पहले एक कंडीशन लिख लेते हैं, विल बी डिफरेंशिएबल और विल बी एनालिटिक इन नेचर if it contains positive integer power of z। ओके, यहाँ पे मैंने बताया था कि फंक्शन है वो एनालिटिक इन नेचर होगा कब, जब पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ z होगा तो फंक्शन है वो एनालिटिक इन नेचर होगा। ओके, और दूसरा फंक्शन f ऑफ z will not be एनालिटिक इन नेचर if it contains z स्टार। ओके, अगर z स्टार है वो प्रेजेंट है फंक्शन में तो वो फंक्शन है वो एनालिटिक है वो नहीं होगा। समझ गए? तो यहाँ पे थोड़े जो 3-4 जो फंक्शन है वो लिख लेते हैं कि जो एनालिटिक एवरीवेयर है। ओके, सो फर्स्ट थिंग पॉलिनोमियल है जो, ओके, उसको कैसे लिख सकते हैं, a1z a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वेयर प्लस a3z क्यूब एंड सो ऑन। एंड नाउ दूसरा है वो साइन z है, कोस z है और e रेस टू z है। तो ये सभी है वो क्या है, ये सभी है वो, देखो यहाँ पे लिख लो एनालिटिक एवरीवेयर in complex argon plane, analytic everywhere in complex argon plane। अब कभी भी आपको साइन जेड कोस जेड एक्सपोनेंशियल है वो दिखाई दे रहा है या पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है तो वो एनालिटिक है एवरीवेयर। देखो इसका एक्सप्लेनेशन है वो यही जो सेंटेंस मैंने लिखवाया वही है कि z की जो पॉजिटिव पावर है वही है, आपको यहाँ पे भी वही मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी e रेस टू z को जब एक्सपांड करेंगे तो z की पॉजिटिव पावर ही हमें मिलेगी, वो भी इंटीजर वाली ही। देखो अब ये साइन एंड कोस z है वो साइन x एंड कोस x के कंपेरेबल नहीं है। ओके, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये आपने लिख लिया है। तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन हम लिख लेते हैं कि साइन x अगर आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे अगर साइन x है वो साइन x आपको दिखाई दे रहा है, सो साइन x है वो -1 से लेके +1 तक उसका वैल्यू आपको मिलेगा। ओके, साइन x है वो -1 से +1 के बीच में ही वो ओसिलेट हो रहा होगा, और अगर कोस है वो भी ओसिलेटरी फंक्शन है, वो भी -1 से 1 के बीच में ओसिलेट होगा। लेकिन ये साइन x में अगर आप x है वो इनफाइनाइट पुट कर दो,
x है वो x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो, फिर भी इनफाइनाइट पे भी कुछ उसका वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही लाई करता होगा। ओके, ये आप लिख लेना कि -1 से +1 के बीच में ही साइन का वैल्यू है वो लाई करता है। अभी अगर हम यहाँ पे बात करें साइन z की, ओके, अगर हम बात करें साइन z की, तो साइन z है वो, देखो साइन z है, उसको हम लिख सकते हैं कि साइन x प्लस आयोटा y। देखो साइन x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं, तो ये साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला आपका हो गया। सो आपको मैथमेटिक्स के जो स्टैंडर्ड साइन एंड कोसाइन के फॉर्मूलाज है वो आपको एक बार देख लेना है, अदरवाइज मैं आपको जो टीचमेंट एप्लीकेशन है हमारा उसमें डॉक्यूमेंट में एक आपको PDF भी सेंड कर दूंगा कि ये आपको याद रखने हैं। देखो साइन x प्लस आयोटा y है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि साइन x एंड यहाँ पे कोस आयोटा y प्लस साइन आयोटा y एंड कोस x। देखो अब एक रिलेशन यहाँ पे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आपका कोस आयोटा y है, ओके, तो आप लिख सकते हैं कोस हाइपरबोला, कोस हाइपरबोलिक y, एंड अगर आपका साइन आयोटा y है उसको आप लिख सकते हैं आयोटा साइन हाइपरबोलिक y। ओके, ऐसा एक फॉर्मूला आपको लिखवाया है। अगर वहाँ पे कुछ इसमें गलत हो रहा है तो ये है वो सही है। ओके, इट इज राइट फॉर्मूला। देखो अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x और ये कोस हाइपरबोलिक y प्लस साइन यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे हाइपरबोलिक y और यहाँ पे कोस x। अब यहाँ पे जो y और यहाँ पे जो y है, ओके, देखो यहाँ पे जो कोस हाइपरबोला है और साइन हाइपरबोला है वो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो सकते हैं, समझ रहे हैं? एज y टेंड्स टू इनफाइनाइट देन कोस हाइपरबोलिक y ऑल्सो टेंड्स टू इनफाइनाइट। मतलब कि इनफाइनाइट पे ये ऑसिलेटरी फंक्शन नहीं है, और मैंने बोला है कि हाइपरबोला है वो ऑसिलेटरी फंक्शन नहीं है। मैं जो भी लेक्चर में यहाँ पे बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हमारे 9 सब्जेक्ट्स है, वो 9 के 9 सब्जेक्ट में कहीं पे भी इम्पोर्टेंट होगा ही। सो आप वो सभी चीज़ें याद रखें, क्योंकि कभी कभी छोटी चीज़ें याद रखने से ही आप एग्जामिनेशन में 1 या 2 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो ला सकते हैं, अपना मार्क्स है वो बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पे कोस हाइपरबोला है वो इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट हो जाता है, और साइन हाइपरबोला है वो भी इनफाइनाइट पे इन्फिनिटी हो जाता है। देखो अभी क्या होगा कि ये साइन z है वो इनफाइनाइट पे भी आपको कुछ वैल्यू है वो मिल रहा होगा, मतलब कि सभी जगह पे ये साइन z में यहाँ पे कोस हाइपरबोला और साइन हाइपरबोला है वो इंक्लूड है। मतलब कि साइन z है वो एनालिटिक है एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन। ओके, कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में वो एनालिटिक है। देखो अभी है वो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे सिंगुलर पॉइंट हमें मिलेंगे। फंक्शन है अगर डिफाइन नहीं है, ओके, फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा तो क्या होगा? फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उसे हम बोलेंगे वो सिंगुलर पॉइंट। क्या कहेंगे? सिंगुलर पॉइंट। देखो अगर सिंगुलर पॉइंट की हम बात करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। सिंगुलरिटी हम बाद में पूरा का पूरा एक टॉपिक है वो देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रूरी है। देखो z⁻⁶ + 1। अब यहाँ पे एक बार देखो कि ये फंक्शन है, उसमें अगर हमें ये फंक्शन को डिफाइन नहीं करवाना है, वो
तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वहाँ उसको 0 कर देंगे। तो हमें पता है कि 1/0 हो जाता है इनफाइनाइट, मतलब कि वो डिफाइन नहीं है, ये है डिफाइन नहीं है। देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, z⁻6 + 1 = अगर आप 0 पुट कर दो तो z⁻6 = हो जाएगा -1। सो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा था मैंने आपको जो रिलेशन बताया था, आयोटा 2n + 1 पाई। ओके, रिलेशन है वो चेक कर लेना, देख लेना कि ये रिलेशन है, मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट है। देखो अभी से ही सभी जगह यूज़ करना मैंने शुरू कर दिया है और आपको भी ये सब यूज़ करना ही होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में भी अब जब हम टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर की बात करेंगे तभी ये रिलेशन यूज़ होगा, तभी मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने मैथमेटिक्स में करवाया है। देखो z⁻6 है और यहाँ पे हमें e⁻2n + 1 पाई मिल गया है। सो सभी जगह पे अगर हमें z चाहिए सो 1/6 पावर ले लो। सो यहाँ पे आयोटा 2n + 1 π/6 हो गया। ओके, सो हमें पता है कि जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी की बात कर रहे थे, तभी यहाँ पे 3 आ रहा था तो हमें 3 रूट मिल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर 6 आ रहा है तो क्या मिलेगा, 6 रूट। ओके, सो यहाँ पे 0 से लेके 6 तक या 5 तक पुट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 पुट करेंगे तो आपको 6 डिफरेंट रूट मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो n = 0 1 2 3 4 5 आप इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैंने बताया था कि वो रिपीट शुरू हो जाएगा, रिपीटेशन है वो शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा कि z = यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो आयोटा π/6। दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 पुट कर दो, सो 2 + 1 3 π/6। यहाँ पे आयोटा 3 π/6। उसके बाद आ जाएगा आयोटा 5 π/6। उसके बाद आ जाएगा आयोटा 7 π/6। उसके बाद आयोटा 9 π/6 और उसके बाद आ जाता है आयोटा 11 π/6। देखो कितने हो गए, 3 और 3। अगर आप यहाँ पे 11 π/6 के बाद 13 π/6 जैसे ही पुट कर दोगे, वैसे ही यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, फिर से ये जिसका वैल्यू आ रहा था आयोटा π/6 पे, वही वैल्यू आपको 13 π/6 पे भी सेम ही वैल्यू मिलेगा। और इसको कैसे हम लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में हम लिखेंगे। ओके, लेकिन ये आपको अपने तरीके से अगर आपको नहीं पता है तो आप फर्स्ट लेक्चर देख लो, उसमें मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि कैसे इसको साइन एंड कोसाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 6 पॉइंट है, उस पे जो z⁻6 + 1 है उसका वैल्यू 0 आ रहा है। ओके, तो ये जो 6 पॉइंट्स है उसे क्या कहेंगे हम, ये जो पॉइंट्स है पूरे के पूरे जो 6 पॉइंट्स है उसे हम कहेंगे सिंगुलर पॉइंट्स। क्या कहेंगे, सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स, तो सिंगुलर पॉइंट्स है वो क्या है कि z = z0, जहाँ पे z0 है वो सिंगुलर पॉइंट है। कब, कि जब फंक्शन है वो z0 पे डिफाइन नहीं होगा। ओके, फंक्शन है वो ये वैल्यू पे, ये वैल्यू पे, ये वैल्यू पे और सभी बाकी की वैल्यू पे फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा। ओके, 1/0 आ जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाता है फंक्शन। सो ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि ये कौन कौन से पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। देखो ये पॉइंट है उस पे एनालिटिक नहीं है, ये पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, ये पॉइंट पे भी एनालिटिक नहीं है। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन है और उसमें
आपका एक रीजन है, आपको दिया गया है ये रीजन, ओके। ये रीजन आपको आर रेडियस का ये रीजन दिया गया है और इसमें कहीं यहाँ पे एक सिंगुलर पॉइंट है, मतलब कि फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है, तो फंक्शन है वो आर रीजन में एनालिटिक नहीं होगा, ओके। अगर आर रीजन में कोई भी सिंगुलर पॉइंट आ रहा है तो वो एनालिटिक नहीं होगा। आपको रीजन कैसे फाइंड करना है वो भी आगे बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पे, जब हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे तब, ओके। मैं आपको एक हर लेक्चर में एक नया टॉपिक है उसका नाम बता रहा हूँ, ताकि आपको जो ये टॉपिक आए तब उसको पता चले आपको कि ये टॉपिक है वो सर ने कहीं पे बोला था। तो ये हमारा एनालिटिक फंक्शन है, उसका एक एग्जांपल हो गया कि फंक्शन है वो कहाँ पे एनालिटिक नहीं है, और फंक्शन जहाँ पे एनालिटिक नहीं होता है उसे हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट, ओके। देखो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इससे पहले डिफरेंशिएबिलिटी में जो एग्जांपल लिए थे हमने, वही एग्जांपल है वो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, और आपको लिखना है अपनी बुक में 2 बार लिखना है। और यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दो आप, फंक्शन है वो आपको दिया गया है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 5^17। सो आपको पता है कि ये क्या है, z माइनस 5^17। तो देखो यहाँ पे z माइनस 5^17 को आप एक्सपांड करोगे तो आपको z के पॉजिटिव इंटीजर पावर ही मिलेंगे। तो फंक्शन इज एनालिटिक, ओके। फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो 2 स्टेटमेंट जो ये स्टेटमेंट दिए थे वो यहाँ पे हमें अप्लाई करने हैं कि z का पॉजिटिव पावर है तो फंक्शन है एनालिटिक। अब अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ कि फंक्शन है वो आपको दिया गया है 2x प्लस आयोटा वाई माइनस 5^17, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो z नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पे x, ये 2x को x प्लस x लिख दूँ, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे ये x प्लस आयोटा वाई को तो मैं z लिख सकता हूँ, ओके। और ये बचा x, सो x है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 z प्लस z स्टार प्लस z माइनस 5^17। सो यहाँ पे z स्टार है वो कंटेन हो रहा है, मतलब कि इट इज़ नॉट एनालिटिक, फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे z प्लस z स्टार है, मतलब z स्टार अगर आ गया है आपके फंक्शन में तो वो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, ओके। आप इतना अभी पढ़ लो और नेक्स्ट वीडियो की वेट करो, और आपको नेक्स्ट वीडियो में जो CR इक्वेशन है, कोची रीमान कंडीशन है, वो हम देखेंगे। उसके बाद मिलने थॉमसन मेथड, वहाँ पे भी हम जाएंगे और उसके एग्जाम्पल से वो देख लेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल है वो होमवर्क में करने के लिए देंगे, ताकि आप इजीली सोल्व कर सके। और अगर आपसे कोई एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट का ग्रुप है, और आप एप्लीकेशन में भी वो चैट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।